अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो आप लोन उठा लेते हो, बच्चे की फीस देनी हो तो बाइक बेच देते हो। बॉर्डर पर जवान गोली खाकर शहीद हो जाए तो उसका परिवार पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रह जाता है। पर एक नेता 5 साल कुर्सी पर बैठने के बाद उसकी खुद की लाइफ तो छोड़िए, उसकी आने वाली पीढ़ियों तक की लाइफ सेट हो जाती है। उनका परिवार राजभोग करने लगता है, जिसके पास एक टाइम पर पशुओं को चारा खिलाने तक का पैसा नहीं था। लाइफ टाइम पेंशन, फ्री बंगलो, वीआईपी सिक्योरिटी, हवाई यात्रा, रेलवे पास सब मुफ्त। ये लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट सब धरे के धरे रह जाते हैं जब नेताओं के अपने फायदे की बात हो। जय हिंद दोस्तों, आज हम भारत के ऐसे मेहनती और तपस्वी लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका काम सिर्फ लोगों की सेवा करना है, लेकिन उससे पहले खुद की जेबें भरना। तो वो साल था 1954 का, जब संसद में पहली बार सैलरी ऑफ एमपी एक्ट पास होता है, जिसके तहत सभी एमपीज की बेसिक सैलरी फिक्स की जाती है, जो कि उस वक्त 400 रुपए महीना थी। लेकिन ये 400 रुपए भी उस वक्त आज के 40,000 रुपयों के बराबर थे। इसके अलावा उन्हें 21 रुपए डेली अलावेंस और 10 रुपए 50 पैसे अलग से बाहर मीटिंग करने के मिलते थे। लेकिन उस वक्त ना तो एमपीज को पेंशन मिला करती थी और ना ही कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिला करता था, क्योंकि आजादी के बाद इंडिया का बजट काफी लिमिटेड था और उस वक्त के एमपीज भी पॉलिटिक्स को एज अ करियर देखने के बजाय पब्लिक सर्वेंट की तरह काम किया करते थे। हालांकि वो बात अलग है कि उस वक्त भी कुछ लोगों के नवाबी शौक हुआ करते थे कि जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत को आजादी दिलाने का श्रेय दिया जाता है, उन्हें स्मोकिंग करने की बहुत बुरी आदत, जिसके चलते जब वो एक बार किसी काम से भोपाल जाते हैं तो वो राजभवन में स्टे करते हैं। लेकिन तभी भाग्यशाली को ये रियलाइज होता है कि नेहरू जी की पसंदीदा सिगरेट ब्रांड 555 उनके पास है ही नहीं। इनफैक्ट वो राजभवन में क्या, पूरे भोपाल में ही अवेलेबल नहीं थी, जिसके चलते एक स्पेशल प्लेन भेजकर इंदौर से भोपाल वो सिगरेट मंगाई जाती है। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे टाइम के साथ साथ एमपीज की सैलरी बिल में चेंजेस किए जाते हैं और रातों रात एमपीज की सैलरी डबल हो जाती है, जिसकी आम जनता को कानो कान खबर भी नहीं हो पाती। दरअसल साल 1964 में पहली बार इस बिल में अमेंडमेंट करते हुए एमपीज की सैलरी बढ़ाई गई थी। लेकिन साल 1964 से ये एमपीज की सैलरी बढ़ाने का जो सिलसिला शुरू होता है, इसमें लगभग 20 सालों में कुल 6 बार बिल को अमेंड करते हुए एमपीज की सैलरी बढ़ाई गई थी, जिसमें से ईयर 1976 में तो एमपीज की रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्कीम भी शुरू कर दी गई, जिसके चलते सभी एमपीज को रिटायरमेंट के बाद या अपना 5 साल का टेन्योर ही पूरा करने के बाद पेंशन मिलने लगती है। यानी कोई व्यक्ति इलेक्शन जीतकर 5 साल के लिए एमपी बनता है और अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद वो दोबारा इलेक्शन लड़ता है और उसमें वो हार जाता है, तो भी उसे अपने पिछले 5 साल के टेन्योर पर पेंशन मिलती है। और अगर हम अब करंट सिचुएशन की बात करें तो इन एमपीज को मल्टीपल सैलरीज और मल्टीपल पेंशन्स मिलती है। जैसा कि मान लो कोई इंसान एक बार एमएलए बन गया तो उसको अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद पेंशन दी जाएगी, और अगर वो इंसान 2 या 3 बार एमएलए बन गया तो उसे अपने हर टर्म पर एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी। यानी सिंपल भाषा में एक ही इंसान को मल्टीपल पेंशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान पहले एमएलए बना, फिर एमपी बना और फिर राज्यसभा का मेंबर बना, तो उन्हें इन सब पोस्ट के लिए अलग अलग तरह से पेंशन दी जाएगी। तो वहीं ऐसे में अगर हमारे देश के जवानों की बात की जाए, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, उनका अगर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर प्रमोशन होता है तो उन्हें अपनी पोस्ट के बेसिस पर अलग अलग पेंशन नहीं मिलती, बल्कि एक ही पेंशन दी जाती है, और वो भी तब जब वो पेंशन पाने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सिपाही या हवलदार की पोस्ट पर है तो उसे पेंशन पाने के लिए कम से कम 15 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। तो वही कमीशन ऑफिसर को पेंशन पाने के लिए 20 साल की सर्विस पूरी करनी पड़ती है, और अगर वो इससे 1 महीना पहले भी रिटायर हो जाए तो वो पेंशन पाने के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन नेताओं के केस में ऐसा नहीं होता, उनके लिए सिर्फ 5 साल ही काफी होते हैं पेंशन पाने के लिए। और अगर किसी केस में सरकार 5 साल के टेन्योर पूरा होने से पहले ही गिर जाती है तो भी उन एमपीज को अपने टेन्योर के बेसिस पर पेंशन मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी सेना का कोई जवान ड्यूटी पर शहीद हो जाए तो उसके परिवार को पेंशन दी जाती है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड टाइम तक, जब तक कि उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। हालांकि इसमें अब कई सुधार किए गए हैं और शहीद के परिवार के किसी एक मेंबर को सरकारी नौकरी भी दी जाती है। लेकिन इसे नेताओं को मिलने वाले बेनिफिट से कंपेयर किया जाए तो ये बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एक एक्स एमपी जो कि रिटायर हो चुका है, या कोई भी एक ऐसा एमपी जो एक बार इलेक्शन हारने के बाद और उसकी किसी भी कारण से नेचुरल डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी उसके परिवार को पेंशन दी जाती है।
यानी हमारे देश में अगर कोई बस एक बार एमपी या एमएलए बन जाए तो उसकी पूरी लाइफ टाइम पेंशन बन जाती है और उसका परिवार आराम से चैन की जिंदगी जीता। जिसका अगर मैं आपको सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो वो है दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। जिन्होंने पॉलिटिक्स में आने से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे कि वो एमपीज और एमएलए की हाई सैलरी और मल्टीपल पेंशन्स पर रोक लगाएंगे, पब्लिक सर्विस में करप्शन को बंद किया जाएगा, बिजली के बिल आधे कर दिए जाएंगे और तो और वो नेताओं की हाई प्रोफाइल और महंगी शादियों के भी खिलाफ थे। शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, गलत तो नहीं कह रहा, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, तो आम आदमी पार्टी की जुआमिंग से जो जुड़ेगा उसको सिंपल और साधारण शादी करनी पड़ेगी। अब उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए इसमें से कुछ काम पूरे भी किए थे, जैसे कि उन्होंने पंजाब में एमएलए की मल्टीपल पेंशन पर रोक लगाई थी और अपने वोट बैंक के चक्कर में बिजली के बिल भी माफ कर दिए। लेकिन ये सब काम सिर्फ दिखाने के लिए ही थे, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल इलेक्शन जीतने से पहले वीआईपी कल्चर का इतना विरोध करते थे, वो साल 2025 में इलेक्शन हारने के बाद भी वीआईपी कल्चर का पूरा मजा उठाते हुए नजर आते हैं। अपनी बेटी की शादी भी इतने धूमधाम से इतने महंगी जगह पर कराई गई। तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नेता इलेक्शन हारने के बाद बिना किसी संवैधानिक पद के आपके और हमारे टैक्स के पैसों का इतना मजा उठा रहे हैं, वो नेता बड़ी शान से अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। अब ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी तक ही लागू नहीं होती, बल्कि सभी नेताओं का यही हाल है, भले ही वो किसी भी पार्टी में हो। जो नेता पशुओं के 950 करोड़ रुपए का चारा खाने से पहले नहीं शर्माए, वो आपके और हमारे टैक्स का पैसा खाने से पहले कैसे शर्मा सकते हैं। दरअसल साल 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जिस दौरान वो बिहार के पशुओं का 950 करोड़ रुपए का चारा खाकर इतना बड़ा घोटाला करते हैं, जिसके चलते 30 जुलाई 1997 को सीबीआई द्वारा लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर कुल 64 मामले दर्ज होते हैं, जिसमें से 6 में तो वो दोषी भी पाए जाते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा घोटाला करने के बाद सिर्फ 4 महीने की जेल काटकर बाहर आ जाते हैं। फिर साल 2013 में चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू यादव को दोबारा दोषी पाया जाता है और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो सिर्फ 2.5 महीने की सजा काटकर दोबारा बेल पर बाहर आ जाते हैं। फिर साल 2017 से 18 के बीच वो 4 केस में दोषी पाए जाते हैं। तो वहीं साल 2020 से 22 के बीच वो 140 करोड़ के घोटाले में दोषी पाए जाते हैं। इसमें भी उन्हें 5 साल की सजा होती है, लेकिन अपनी हेल्थ का बहाना बनाकर वो 2 महीने में बाहर आ जाते हैं। और इनफैक्ट वो आज भी इतना बड़ा घोटाला करने के बाद बेल पर बाहर है और अपनी लाइफ खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो अपने बच्चों के साथ पॉलिटिकल इवेंट्स में दिखाई देते हैं और टैक्स पेयर के 950 करोड़ रुपए का पूरा मजा उठा रहे हैं। लेकिन अब इनकी तबीयत खराब नहीं होती। ये है भारत के नेता और उनकी राजनीति की असलियत, जो इलेक्शन के टाइम पर लोगों के आगे हाथ पैर जोड़कर वोट मांगने जाते हैं और फिर इलेक्शन जीतने के बाद वही नेता ऐसे बड़े बड़े घोटाले करके टैक्स पेयर की कमर तोड़ते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, जब इन नेताओं पर कार्रवाई करने की बात होती है तो इनके बेल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले करती है और उन्हें बड़े से बड़े केस के अंदर भी 1 से 2 महीने में इजीली बेल मिल जाती है। जिसके चलते साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था कि अगर किसी भी सिटिंग एमपी या एमएलए पर कोई क्रिमिनल केस है और उसे उस केस में कम से कम 2 साल की सजा सुनाई गई हो तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। लेकिन उस वक्त हमारे देश में यूपीए की सरकार थी, जिसमें 30% से ज्यादा एमपीज पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस था। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू कर दिया जाता तो रातों रात यूपीए की सरकार गिर सकती थी, जिसके चलते यूपीए सरकार पहले तो एक ऑर्डिनेंस बिल पास करती है ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर तुरंत रोक लगाई जा सके, और फिर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल बिल पास किया जाता है, जिसके तहत अगर कोई भी सिटिंग एमपी या एमएलए किसी भी क्रिमिनल केस में दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द होने के बजाय वो एक अपील कर सकता है, जिसका फैसला आने तक वो अपने पद पर रह सकता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए किसी भी केस में दोषी पाया जाता है तो उनकी अपील का फैसला कभी नहीं आता और वो क्रिमिनल साबित होने के बाद भी एमपी या एमएलए बने रहते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे नेता हमारे देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन के टाइम पर वोट पाने के लिए जय भीम और संविधान के नारे लगाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश की इस गंदी पॉलिटिक्स को साफ किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।